फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? आई थिंक बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया बेटा। तो शुरू करते हैं। आज वही लेसन हमारा जो हम स्टडी कर रहे थे, जिसके बारे में न्यू किंग्स एंड किंगडम पार्ट 3। आज हम इसका क्या कर रहे हैं? पार्ट 3। ओके, ये डिस्कशन कर रहे हैं हम। हमने पहले पार्ट में देखा था कि किस तरह से तीनों डायनेस्टीज़, वन चाहमान, राष्ट्रकूट और पालाव डायनेस्टी के लोगों ने किस तरह से अपने अपने एरिया कवर किए थे, हमने ये देखा था। ओके, उसके बाद में हमने फिर पढ़ा कि किस तरह से न्यू डायनेस्टीज़ एक बड़े बड़े टाइटल्स के साथ में अपने आप को पावरफुल बनाते हैं। महासामंता, महामंडलेश्वर, ये ऐसे अपने आप को क्लियर करवाते हैं। और फिर उसके बाद में अलग अलग टाइप के रिचुअल्स कराते हैं। जैसे हिरण्यगर्भा के बारे में हमने बात की थी कि हिरण्यगर्भा जैसे ये रिचुअल कराते हैं। ओके, फिर हमने यहाँ ये भगवान विष्णु का जो नरसिंह अवतार था, इसके बारे में देखा कि अजंता अलोरा की गुफाओं में ये हमें देखने को मिला था, नरसिंह अवतार। ठीक है ना? ओके, उसके बाद में हमने फिर देखा कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ये कैसे करते हैं, वो हमने देखा कि ये महाराजा धीराज और त्रिभुवन चक्रवर्ती जैसे टाइटल्स लेते हैं और उसके बाद ये धीरे धीरे पावरफुल हो जाते हैं। फिर हमने ये देखा कि इनके यहाँ पे 400 टाइप के टैक्सेस होते थे। चोला इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगा कि ये 400 टाइप के टैक्सेस लेते हैं, जिनमें विटी एक कॉमन टैक्स हुआ करता था और जो फोर्स लेबर के रूप में था, और कदमई जो एक लैंड रेवेन्यू टैक्स हुआ करता था। ओके, तो ये पैसे मतलब टैक्स कलेक्ट करते और फिर उसके बाद में एडजस्टमेंट करते। फिर देखो, एक पॉइंट हमने ये भी पढ़ा था कि प्रशस्तीज, मतलब कि ब्राह्मणों ने राजाओं की प्रशस्तीज लिखी और फिर उनको ज़मीनें दान पे मिली, उनके लैंड्स राजा उनको ग्रांट्स करते थे। जो लर्नेड ब्राह्मण होते थे वो ज़्यादातर राजा की प्रशस्ति लिखते थे, जो ज्ञानी होते थे वो लिखते थे। ओके, और कई बार तो ये प्रशस्तियाँ प्रशासन के बारे में भी मिली है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। फिर हमने एक अचीवमेंट पढ़ा था नागभट्टा का, हमने नागभट्ट के बारे में पढ़ा था। नागभट्ट की अचीवमेंट हमें मिली थी, इनकी पार्ट 2 में आई थिंक हमने ये पढ़ा था कि कैसे नागभट्ट के बारे में जो है राजा नागभट्ट के बारे में एक प्रशस्ति में लिखा गया कि संस्कृत में लिखी हुई प्रशस्ति मिली थी कि वो बहुत अलग अलग एरिया का राजा है। आंध्रा, सेंधव, विदर्भ और कलिंगा, इन सब का वो राजा है। और उसने जीते हैं कौन से एरिए? कन्नौज, ठीक है, चक्रयुद्ध जो किंग को हराया, वेंगा यानी कि बंगाल को उसने जीता, और गुजरात, मालवा, किरत और तुर्क एरिया जीत लिया। मतलब जो उसने एरिया जीते, वत्स वगैरह जो जीते, उन सब के बारे में दिखाया गया, भाई ये उसने एरिया जीते। ठीक है ना? तो इस तरह से आप देखोगे कि कितने पावरफुल थे उस टाइम के लोग। हमें प्रशस्ति से पता लगता है कितने पावरफुल ये हुआ करते थे। फिर ब्राह्मणों को ये रिवार्ड देते थे। देखो ये रहा मतलब कि लैंड ग्रांट्स जो कि ताम्र पत्तों पर लिखे जाते। देखो ये दिखा रखा था, कल मैंने बताया था, मतलब पिछली क्लास में हमने बताया था कि ये ताम्र प्लेटों पर जो है राजा अपने आदेश कि भाई इस ब्राह्मण को हम ये ज़मीन डोनेशन कर रहे हैं, तो वो उनको दे दी जाती थी। मोस्टली जो ऑर्डर होते थे वो संस्कृत में लिखे जाते थे। ये हमने डिस्कशन किया था। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में हमने डिस्कशन किया था कि किस तरह की ज़मीनें ये हो सकती थी। मतलब कि जो ब्राह्मणों को जो ज़मीनें दी जाती थी वो किस तरह की ज़मीनें हो सकती थी। ये फ्रूट बियरिंग ट्री वाली लैंड्स हो सकती थी जहाँ बहुत सारे फलों के बाग हो। जैसे हमने बताया था कि लैंड्स, गार्डन, ऑर्चार्ड, ट्री, वेल, ओपन स्पेस, ये सब उनको ज़मीनों के रूप में मिल सकते थे। मतलब जो राजा उनको ज़मीन डोनेशन करेगा उसमें ये चीज़ें हो सकती थी। एक विलेज डोनेशन हो सकता था, एक प्लेटफॉर्म, एक कैनाल, एक डिच, एक रिवर, ये सब डोनेट उसको करते थे राजा। ओके, फिर देखिए स्लिट लेडन लैंड भी हो सकती थी, टैंक, ग्रेनरी, फिश पॉन्ड, बी हाइव्स, डीप लेक्स, ये सब भी डोनेशन में आ सकती थी। डोनेशन की रेंज होती थी कि जो राजा अपने ब्राह्मणों को जो प्रशस्ति लिखेंगे उनको दे सकता है। ओके, फिर देखिए टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार भी राजा लोग फिर इन ब्राह्मणों को दे देते थे। ठीक है, ओके, और ये टैक्स बिटल लीफ पर भी होता था, कपड़ों पर जो बुने गए कपड़े, वोवन क्लॉथ होते उनके ऊपर भी होता था, और व्हीकल्स पर भी टैक्स लोग लिया करते। तो इस तरह से हमने उनके टैक्स सिस्टम को समझा था। पिछली वाली वीडियो में हमने इस सिस्टम को समझ लिया था। ओके, फिर देखिए हमने फिर ये पढ़ा कि कुछ जो है राजा जैसे गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट और जो है पाल, ये तीनों डायनेस्टी, वन पाल, दूसरा गुज्जर प्रतिहार और ये राष्ट्रकूट कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए आपस में लड़ाई करते हैं। इसी को हमने ट्राई पार्टी स्ट्रगल भी कहा था। जो है
त्रिग्रुपीय संधि है, त्रिग्रुपीय संघर्ष जिसको कहते हैं हम, ठीक है, ये किया। फिर हमने ये भी देखा कि ये लोग जो है अटैक करते थे, अपनी वेल्थ, अपनी रिचनेस को बढ़ाने के लिए अलग अलग जगह पर अटैक करते। जैसे सुल्तान महमूद गजनी के बारे में हमने पढ़ा, जो अफगानिस्तान से आया था और उसने इंडिया में 1997 से लेकर 1030 तक उसने अटैक किए थे। ओके, ये भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए और अपने एरिया को वेल्दी बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। ओके, वो करते थे ऐसा। जैसे उन्होंने इंडिया में अटैक किया और वो बहुत सारा धन लूट कर यहाँ से ले गए। कौन था? महमूद गजनी। ओके, कहाँ से आया? अफगानिस्तान से आया। ओके, ठीक है ना। हम रिकैप कर रहे हैं बेटा, हम क्या कर रहे हैं? रिकैप कर रहे हैं पिछले 2 वीडियो का। 2 वीडियो जो हमने डाल दी है पार्ट 1 और 2, उसका रिकैप चल रहा है। ओके, फिर देखिए इनकी जो फिर वेल्थ बढ़ती चली गई, इनकी वेल्थ बढ़ती चली गई और इनकी सिटी गजनी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती चली गई। फिर उसी के साथ जो महमूद गजनी आए, जो यहाँ पे था, महमूद गजनी जो आया 1997 से 1030 के बीच में, उसके साथ एक लेखक भी आया था, एक राइटर भी आया था, और उस राइटर का नाम था अल-बिरूनी। ये एक क्या था? ये क्या था? एक राइटर था। ये एक क्या था? राइटर था। ओके, ये यहाँ पर आया और इसने एक बुक भी लिखी। क्या लिखी? किताब उल हिंद। हिंद के बारे में उसने इंफॉर्मेशन लिखी। ठीक है, फिर देखो एक और एग्जांपल दे रहा है ये कि एक और देखो कि चौहान रूलर जो दिल्ली और अजमेर का राजा रहा है, चाहमान डायनेस्टी का रूलर रहा है, जिसका बहुत ही फेमस नाम था, पिछली वीडियो मैंने बताया था, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पृथ्वीराज चौहान थर्ड, देखो ये लिखा हुआ है पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जो 1168 से लेकर 1192 के बीच में रहा था। और इसी पृथ्वीराज चौहान पर मोहम्मद गोरी अटैक करता है। 1191 में वो अटैक करता है मोहम्मद गोरी, जो कि अफगानिस्तान से आया था। वो अटैक करता है और अटैक करने के बाद क्या होता है? हार जाता है। मोहम्मद गोरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, और पृथ्वीराज चौहान उसको फिर माफ करके वापस भेज देता है। ये हमने पढ़ा था, ये तराइन की वार थी। तराइन की वार थी, तराइन वार फर्स्ट और तराइन वार सेकंड। तो फर्स्ट तो 1191 में रही और फिर दोबारा गोरी वापस आया अगले साल और फिर उसने तराइन वार सेकंड लड़ी और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और एरिया कैप्चर कर लिया और मार दिया उसे। पृथ्वीराज चौहान को उसने मार दिया। अब देखो सुल्तान वर्ड यहाँ यूज़ हो रहा है बार बार इन राजाओं के लिए। तो सुल्तान का मतलब होता है रूलर, मतलब कि अरेबिक लैंग्वेज में उसको रूलर कहते हैं। ओके, फिर देखिए हमने आगे पढ़ा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ रहे हैं कि चोलाज के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो चोलाज के बारे में हमारी डिस्कशन है। ओके, रिकैप हमारा पूरा हो गया। अब इस वीडियो में हम चोलाज किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। आपने पहले पढ़ लिया गुज्जर प्रतिहार वगैरह के बारे में, फिर हमने चौहान रूलर्स के बारे में पढ़ लिया, पृथ्वीराज चौहान, इधर हमने दंती दुर्ग के बारे में पहले पढ़ा था। ठीक है ना, इस तरह से हमने चौहान और प्रतिहार के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा टारगेट है चोलाज। जैसे कि मैप में मैंने आपको पहले भी बताया था, मैप में मैंने पहले भी बताया था कि साउथ में वो एरिया जो कि देखोगे आप तमिलनाडु का, केरला का एरिया है, वो सारा चोलाज एरिया कहलाता था। चोल डायनेस्टी क्या कहलाती थी? ये चोल डायनेस्टी कहलाती थी। अब देखो चोल कैसे अपनी पावर को बढ़ा लेते हैं, किस तरह से अपनी पावर को वो बहुत पावरफुल बन जाते हैं वो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि चोल एरिया है क्या। पहले तो ये समझो, चोल एरिया कावेरी रिवर का डेल्टा है। कावेरी रिवर देखो यहाँ ये बनी हुई है, देखो ये कावेरी रिवर बनी हुई है यहाँ पे, ये देखिए कावेरी रिवर पूरी बनी हुई है। तो कावेरी का जो डेल्टा एरिया बनता है, देखो ये देखिए कावेरी रिवर ऐसे बहती हुई ये डेल्टा बनाती है। देखो ये रहा, ये ट्राइंगल का रिवर डेल्टा कैसे बनाती है? ट्राइंगल शेप में। जैसे रिवर यहाँ से बहती हुई आ रही है और इस तरह से वो ट्राइंगल शेप में डेल्टा बना देगी। तो ये ट्राइंगल शेप का क्या बन गया? डेल्टा बन गया। ठीक है, तो कावेरी डेल्टा पर चोल एम्पायर हुआ करता था। अब ये जो चोल हैं ये पावरफुल हुए कैसे? जैसे कि मैंने बताया कि ये लोग ज़्यादातर चीफ होते थे, भाई मिलिट्री लीडर होते थे, चीफ होते थे, सामंत होते थे, फिर वहाँ के राजा को ये हटा देते थे। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि यहाँ का जो राजा था उसको हटा दिया होगा। तो किसको हटाया? पल्लव किंग को। किसको हटाया? पल्लव किंग, पल्लवा। किसको हटाया? पल्लवा किंग को इन्होंने हटाया। लेकिन हटाया किसको? किसने हटाया? भाई इसको हटाया गया है, और हटाया किसने है? वो चोल रूलर ने हटाया। और उस चोल रूलर का नाम था ये रहा, मुटैयार। क्या नाम है उसका? इसको हटाने वाला जो था साउथ से, वो था
मटर मटर मटरयार, ठीक है, मटरयार, ठीक है, ये देखो मटर अय्यार, इसको बोलेंगे मटर अय्यार, ठीक है, मटर अय्यार। तो वो अपनी पावर वहाँ बढ़ा लेता है। पहले ये इसका क्या होता था, मटरयार इसका चीफ होता था, पल्लव किंग का ये चीफ पहले हुआ करता था। ये जो मटरयार है वो इस किंग का चीफ हुआ करता था। फिर धीरे धीरे राजा की कमजोरियों का पता लगने लगा और धीरे धीरे उन्होंने पूरे एरिया कवर कर लिया। समझ रहे हो ना आप लोग मैं क्या बता रहा हूँ? ऐसा ही तो हुआ है पूरे सभी एरिया में, ऐसा ही तो हुआ है 7th से लेकर 12th सेंचुरी में, ऐसा ही तो हुआ है। ओके, तो देखिए अब इन्होंने फिर क्या किया, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट थे। भाई ये कौन है, मटरयार क्या, सब ऑर्डिनेट है, ये सब ऑर्डिनेट है, ये सब ऑर्डिनेट मतलब चीफ है। ये किसका चीफ है, पल्लव किंग का। ओके, तो ये क्या करता है, मतलब अपनी पावर बढ़ा लेता है और कांचीपुरम एरिया को कवर करता है। कांचीपुरम इनकी कैपिटल हुआ करती थी, तो उसको अपनी कैपिटल बनाता है, जो विजाल्या एरिया के नज़दीक है। विजाल्या एरिया बड़ा एरिया हो गया, उसकी कैपिटल फिर यहाँ पर वो कांचीपुरम हो गई। तो पूरा एरिया उसने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये लोग पहले भी हुए हैं, ये एंशियंट टाइम में भी चोल यहाँ चीफ रहे हैं, लेकिन उस समय इनको नहीं मौका मिला। समझ रहे हो, पल्लव किंग पहले भी थे, ये इनके चीफ पहले भी हुआ करते थे। मतलब कि ये जो मटरयार हैं या चोल पीपल्स हैं, ये उनके चीफ पहले भी रहे, लेकिन पहले मौका नहीं मिला। लेकिन अब 7th से 12th सेंचुरी में इनको मौका मिला, और जब मौका मिला तो मार दिया मौके पे चौका। समझ रहे हो, जब मौका मिला तो मार दिया चौका, ठीक है। तो ये हुआ, और उसके बाद इन्होंने पूरा चोल एम्पायर बना दिया। उरैयूर से ये लोग शुरू हुए और तंजावुर तक पहुंच गए। शुरुआत कहाँ की गई, उरैयूर से। किसने शुरुआत की, चीफ मटरयार ने। किसको हटा दिया, पल्लव किंग को हटा दिया। वहाँ से शुरू हुए और कहाँ पहुँच गए, पूरा एरिया बना दिया, उरैयूर टू तंजावुर। इसीलिए इस टॉपिक का नाम भी यही है, फ्रॉम उरैयूर टू तंजावुर, ठीक है। अब ये सब कब तक हो चुका था, ये हो चुका था 9th सेंचुरी तक, लगभग ये कंप्लीट कर चुके थे। 7th सेंचुरी से लगभग शुरू हुए होंगे और फिर धीरे धीरे पूरे एरिया में फैल गए। मटरयार के उसकी डायनेस्टी के लोग आगे से उसके आते चले गए, आने वाले जो रूलर आते चले गए, और फिर उसके बाद ये एरिया बन गया। अच्छा, अब ये पावरफुल कैसे बनते थे, जब उस एरिया में कोई मंदिर बनवा देंगे, कोई कैनाल बनवा देंगे, कोई बड़ा टैंक बनवा देंगे, पानी का टैंक मतलब तालाब बनवा देंगे, तो फिर वहाँ के लोग इनको एक्सेप्ट करने लगेंगे। भाई आप लोगों के लिए कुछ काम करोगे तभी तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे राजा के रूप में। तो ये दिमाग पहले लगा लेते थे कि भाई, ये दिमाग पहले लगा लेते थे। इन्होंने मंदिर बनवाने शुरू किए। देखो ये निशुभ शुभनी देवी मंदिर, देखो क्या नाम है, बड़ा अजीब सा नाम है। एक देवी का मंदिर है, इन्होंने बनवाया ताकि लोग हमें पहचाने और हमारी रेस्पेक्ट करें। किसकी रेस्पेक्ट करें, न्यू चोल किंग की, ठीक है। तो ये मंदिर बनवाया निशुभ शुंभनी देवी, निशुभ शुद्धनी देवी, इसको मंदिर उन्होंने बनवाया, ठीक है। ओके, और फिर उसके बाद में बारी बारी एक एक करके सारे लोग, विजाल्या जो एरिया पड़ता था जिसकी कांचीपुरम कैपिटल हुआ करती थी, वहाँ ये एक के बाद एक आते चले गए और पूरा चोल एम्पायर रेडी हो गया। समझ रहे हो, पूरा चोल एम्पायर रेडी हो गया। इस तरह चोल एम्पायर यहाँ डिसाइड हो गया। ओके, उसके बाद देखो फिर इन्होंने आसपास के एरिया कवर करने शुरू किए। क्यों, साइज बढ़ाने के लिए। क्या करने के लिए, साइज और पावर बढ़ाने के लिए ऐसा किया इन्होंने, साइज और पावर बढ़ाने के लिए, ठीक है। इन्होंने पांड्यन किंग की टेरिटरी को भी कंट्रोल कर लिया, और पल्लव टेरिटरी तो पहले ही कंट्रोल कर चुके थे। भाई पांड्यन किंग की टेरिटरी तो पहले ही इनके, पल्लव की तो पहले ले चुके थे, पांड्यन किंग की टेरिटरी भी उन्होंने एक्वायर कर ली और साउथ नॉर्थ सब अपने एरिया में मिला लिया। बढ़िया ना एरिया, ऐसे लोग करते थे। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, मैं फिर बता देता हूँ यहीं पे एक बार। देखो मैंने बताया कि चोल न्यू चीफ धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाएंगे, उरैयूर से शुरू होंगे, इस जगह से शुरू होंगे और वो कहाँ तक पहुँच जाएंगे, तंजावुर तक पहुँच जाएंगे। उन्होंने किसको हटाया, पल्लव चीफ को, ठीक है। और कहाँ अपनी पावर बनाई, कांचीपुरम में, विजाल्या में। ओके, उसके बाद में ये लोग जो है अपनी कैपिटल बना के उरैयूर से फिर तंजावुर तक पहुंच जाते हैं, वहाँ मंदिर बनवाते हैं और फिर आगे धीरे धीरे पावरफुल हो जाते हैं, पांड्यन और पल्लव किंग को हरा देते हैं और नॉर्थ और साउथ दोनों एरिया पे कंट्रोल कर लेते हैं। समझ आ गया।
अब बढ़ते हैं आगे, देखो ये दिखा रखा है पूरा मैप में, इसके नेबरिंग कंट्री को पूरा इसने जीत लिया है। देखो ये पूरा एरिया जीता हुआ एरिया है इनका पूरा का पूरा, ठीक है ना, नॉर्थ और ये साउथ, हर तरह से इन्होंने जीत लिया है उसको। ओके, तो ये समझ आ गया हमें। अब उसके बाद देखिए अगला वाला पॉइंट, अब इन्हीं चोल किंग में, इन्हीं चोल डायनेस्टी में, इन्हीं की चोल डायनेस्टी में, किसमें, चोला डायनेस्टी, इसमें सबसे पावरफुल जो राजा हुए हैं बाद में, वो तो स्टार्टिंग वाला तो था ही था, मटैयार तो था ही था, वो भी पावरफुल था, तभी तो एरिया बढ़ा। लेकिन इनमें जिन्होंने बाद में उसके सक्सेसर जो आए, उनमें राजा वन, एक तो ये राजा बहुत पावरफुल रहा, मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। ये कब राजा बना था, 985 में राजा बना, और उसने मोस्टली पूरा एरिया कवर किया। अब उसके बाद जो एक और आया, ठीक है, इस राजा का जो बेटा है राजेंद्र फर्स्ट, ये सेकंड नंबर एक और। सबसे पहला तो हमने मटोरियार पढ़ा ही है, उसके बाद जो लास्ट जो 10th सेंचुरी चल रही थी, उसमें जो पावरफुल राजा आते चले गए, वो कौन थे, राजा वन और फिर राजेंद्र वन, ये सब आते चले गए, ठीक है। और इन्होंने अपनी एरिया बढ़ा लिए, गंगा वैली तक ये आ गए, गंगा वैली मतलब यूपी तक आ गए, एमपी क्रॉस करते हुए यूपी तक आ गए, बंगाल तक आ गए, बिहार क्रॉस कर लिया, इधर दिल्ली तक बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपना एरिया बढ़ाए जा रहे हैं। चोल एम्पायर बहुत बहुत पावरफुल होगी। सोचो उस समय हमारे यहाँ पर मतलब कि 7th से लेके और 12th सेंचुरी की जो एज थी वो डार्क एज मानी जाती है। डार्क एज मतलब कि भाई उस जमाने में बस आप कोई बहुत बड़े बड़े काम नहीं हुए, इधर उधर एरिया बढ़ाया गया, ठीक है, तो डार्क एज मानी जाती है। अब देखिए, अब ये मंदिरों की बात कर रहे हैं, स्प्लेंडिड टेम्पल्स, बहुत ही शानदार मंदिर बनवाते थे। जैसे मैंने बताया कि मंदिर क्यों बनवाए जाते हैं, मंदिर क्यों बनवाए जाते हैं, मंदिर इसलिए बनवाए जाते हैं ताकि लोग उनको एक्सेप्ट करें, ताकि लोग उनकी रेस्पेक्ट करें। ओके, तो इन्होंने फिर बहुत सारे मंदिर बनवाए, बड़े बड़े मंदिर तंजावुर में बनवाए, जैसे गंगाई कोंडा चोलापुरम, ये देखिए बहुत कितना बड़ा सा नाम है, ये कौन सा नाम है, ये गंगाई कोंडा चोलापुरम, ये तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है जहाँ पर इन्होंने मंदिर बनवाए। ओके, किसने बनवाया, राजा ने, और उसको पूरा किसने करवाया, राजेंद्र ने, इन्हों पूरा करवाया उसको। क्या नाम था उस मंदिर का, तंजावुर में मंदिर बने और गंगाई कोंडा चोलापुरम में, ये दोनों जगह में उसने मंदिर बनवाए, नंबर 1 और ये नंबर 2, दो जगह पर उसने मंदिर बनवाए, और बहुत ही अच्छी आर्किटेक्चरल स्टाइल में मंदिर बने। देख सकते हो आप, देखो ये आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त जो टेक्निक से इन्होंने मंदिर की टॉप और रूफ वगैरह ये सब बनाई है। ये मंदिर कौन सा दिखा रहा है, गंगाई कोंडा चोलापुरम का मंदिर ये आपको दिखा रहा है। किसका मंदिर दिखा रहा है ये देखिए, आप देखिए ये मंदिर जो दिखाया उसने, ये गंगाई कोंडा चोलापुरम का मंदिर है, ठीक है ना। देखो इसकी रूफ जो ऊपर से टेपर है, बिल्कुल ऐसे स्लोप बनती हुई है ना, और गजब की जो है यहाँ पर स्कल्पचर किए गए हैं, मूर्तिकारी की गई है, और बाहर की वॉल को कितना सजाया गया है, आउटर वॉल को ये देखो आप कितना सजाया गया है, ये देखिए किस तरह से बाहर की वॉल को देखो, कितनी ज़बरदस्त कारीगरी की गई, कितनी मेहनत लगी होगी, संगमरमर के पत्थर लाए गए होंगे, कारीगरी की होगी। वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया, ठीक है। गंगाई कोंडा चोलापुरम मंदिर, तंजावुर में भी बहुत सारे मंदिर थे ऐसे, आज भी साउथ में है, लोग देखने के लिए आते हैं, विदेशों से आते हैं, टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए, बहुत बेहतरीन पैसा हमें मिलता है इस चीज़ में, इंडिया नंबर 1 है इस मामले में, ठीक है ना। तो ये जो मंदिर बड़ा फेमस रहा उस टाइम में, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर चोला टेम्पल के आसपास ही जहाँ जहाँ चोल मंदिर बनते थे उसके आसपास लोग सेटलमेंट करने ले जाते हैं। मान लीजिए अब ये मंदिर है तो इसके चारों तरफ क्या है, लोग बसने शुरू कर देंगे, इसके चारों तरफ सराउंडिंग सर्कल में लोग अपने घर मकान बनाएंगे और इसके आसपास सेटल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेटलमेंट करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, सेटलमेंट का मतलब है हाउस वगैरह, हाउस बनाएंगे, शॉप्स बनाएंगे अपनी, ताकि मंदिर के आसपास वो बाजार बन सके, लोग कमाने का साधन कर लेते हैं। आप आज भी देखोगे बहुत सारे मंदिर है दिल्ली में, इधर यूपी में, पता नहीं कहाँ का, पूरे इंडिया भर में मंदिर है, और उनके बाहर कितनी सारी दुकानें, जितने लोग रह रहे हैं वहाँ पे, और घर मकान बनाए हुए हैं, तो लोगों को क्या कारोबार मिल जाता है वहाँ पे। तो इस तरह से ये चीज़ें होने लगी। ओके, न्यूक्लियर सेटलमेंट का मतलब है कि उन लोगों ने यहाँ पर अपने सेंटर बनाए, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे लेवल पे उन्होंने अपने घर मकान बनाए, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद यही जो मंदिर हैं ये क्राफ्ट का भी सेंटर बन गए। क्या बन गए, क्राफ्ट जानते हो ना क्या होता है, कारीगरी, हाथ से बनी हुई मालाएं, टोकरियाँ, स्वेटर, मतलब जो लोग आते तो वो खरीदते कुछ ना कुछ। भाई मंदिर में कोई आया है तो वो
कुछ ना कुछ खरीद के लेके जाएगा, है कि नहीं। तो उन्होंने फिर वहाँ पे कारीगरी भी करनी शुरू की आसपास, मंदिर के आसपास, और एक बड़ा बाजार बन गया। और वहीं धीरे धीरे क्या बन गए, मंदिर के चारों तरफ बाजार कन्वर्ट होते चले गए। आज भी मंदिरों के चारों तरफ बाजार आप बहुत सारे देख सकते हो जो वहाँ पर एडजस्टेड है, वो उन पे कमाई कर रहे हैं, उनके घर परिवार चल रहे हैं उस पर, ठीक है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे ये चीज़ें होने लगी। टेम्पल्स जो है वो कई बार तो राजा टेम्पल्स बनाने के लिए ज़मीनें भी डोनेशन दे देते थे, ठीक है ना। राजा अपनी ज़मीनों पर मंदिर बनवाते थे, ठीक है, ओके। और फिर उनकी रेस्पेक्ट बढ़ती थी। तो ये हमें याद रखना है कि राजा वन और राजेंद्र वन ने बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बनवाए थे, ओके। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको एक ये स्कल्पचर मिलेगा, एक मूर्ति मिलेगी यहाँ पे, एक यहाँ पर आपको मूर्ति मिलेगी कि ये लोग इन मंदिरों में बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी लगाते थे, ठीक है। ये देखिए ये एक ब्रॉन्ज की मूर्ति दिखाई गई है, ठीक है ना। ये क्या दिखाई गई है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर। हमने बताया था ना कि ब्रॉन्ज की मूर्ति, अभी हम बातें करेंगे कि ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ साउथ में बड़े लेवल पे तैयार की गई थी। तांबा, ब्रॉन्ज का मतलब क्या है, तांबा धातु होती है, इसमें कुछ मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो ये मूर्तिकारी में बहुत नंबर 1 थे। देखो यहाँ पर इन मंदिरों में कुछ मंदिरों के आसपास बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते थे जो इस तरह की मूर्तियाँ बनाना जानते थे टेम्पल के आसपास, ठीक है। जैसे कि टेम्पल के आसपास प्रीस्ट रहते थे, पुजारी, टेम्पल के पुजारी वहाँ होंगे। डांसर्स जो वहाँ नृत्य जो करेंगे, मंदिर के अंदर भी कर सकते हैं और दूसरों को दिखाने के लिए भी वो सारा कुछ करते हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए इसके अलावा वहाँ पर जो है मेकर, गार्लैंड मेकर, मतलब कि जो है गार्लैंड मेकर मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर कि वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मालाएं बना रहे हैं। गार्लैंड का मतलब क्या होता है, मालाएं बनाना, ठीक है। मालाएं बनाने वाले लोग यहाँ मंदिर के आसपास रह रहे हैं। कुक भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कुक मतलब भोजन पकाने वाले, रसोई है। मंदिर के आसपास की बात कर रहा हूँ, जिस टाइप के लोग आपको मिलेंगे उस ज़माने में, जिस टाइप के लोग, और आज भी ऐसा ही है। तो उस ज़माने में जो मंदिर के आसपास जो रहते थे लोग, वो कुक टाइप के और स्वीपर और मैजिशियन, डांसर जो मंदिर के आसपास रहते थे, सबका अपना अपना काम होता था और वो लोग करते थे, ओके, इस तरह से। और अब देखिए दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि मंदिर न केवल एक वर्शिप का प्लेस था, बल्कि एक हब बन गया था आर्थिक गतिविधियों का। हब का मतलब एक सेंटर, ए मेजर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक हब बन गया था। ये हब मतलब मेन सेंटर बन गया था, ओके। अब उसके बाद देखिए फिर अलग अलग प्रकार के क्राफ्ट वहाँ पर होने लगे, टेम्पल्स वहाँ बनने लगे, ठीक है। ब्रॉन्ज इमेजेस वहाँ पर बनाई जाने लगी, बिकने लगी वहाँ पर अलग ही प्रकार की, ठीक है। देखो यहाँ पर दिखाई भी है चोला ब्रॉन्ज इमेज अमोंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब कि पूरे संसार भर में चोल इमेजेस जो ये मूर्तिकारी थी, ये देखिए यहाँ पर जो बनी हुई है, ये पूरे वर्ल्ड भर में प्रसिद्ध थी, ठीक है, ओके। जिसमें ज़्यादातर जो तस्वीरें देवताओं की ही होती थी, कोई देवी या देवता की वो ब्रॉन्ज स्कल्पचर यानी कि ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ वो बनाते थे, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें बड़ी फेमस रही साउथ में, ठीक है। तो हम याद कर लेंगे। देखो यहाँ दिखा भी रखा है, आप देखोगे इस मूर्ति के बारे में यहाँ दिखाया हुआ है कि ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है ए ब्रॉन्ज स्कल्पचर देखिए चोला स्कल्पचर कि एक चोला एरिया में बनी हुई एक ब्रॉन्ज के स्कल्पचर है और बहुत बढ़िया ढंग से इसे डेकोरेट किया गया है और ये इमेज मतलब पूरे वर्ल्ड भर में फेमस रही है, ओके। अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर और इरिगेशन ये लोग कैसे करते थे भाई, ठीक है। ये तो हो गया उनका आर्ट एंड क्राफ्ट। अब ये उस एरिया में एग्रीकल्चर और इरिगेशन का क्या सिस्टम होता था, एग्रीकल्चर यानी कृषि और इरिगेशन में कैसे करते थे, ओके। तो देखिए ये कहते हैं कि चोला एम्पायर में सबसे बड़ी खासियत ये भी थी कि ये लोग एग्रीकल्चर और इरिगेशन में नंबर 1 थे उस टाइम में, है कि नहीं। इन्होंने बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट किए थे, नए विकास किए थे एग्रीकल्चर में, ओके। आप देखोगे रिवर कावेरी से लेकर रिवर कावेरी की ब्रांचेज जहाँ जहाँ जाती थी उनके वहाँ पर छोटे छोटे चैनल्स बनाए गए थे, बहुत छोटे छोटे चैनल्स जो कि रिवर कावेरी जो है वहाँ बनाती है और उस रिवर जो कि फिर लास्ट में वो बे ऑफ बंगाल में पहुँचती है, उस पर इन्होंने उन नदी के ऊपर इन्होंने बहुत सारे अमेंडमेंट तैयार किए और डैम्स तैयार किए ताकि इरिगेशन का काम कर सकें, ठीक है। जो रिवर के चैनल बनते थे, जो ओवरफ्लो करते थे, उस जगह पर उन्होंने बहुत सारे रिवर बैंक्स के ऊपर उन्होंने क्या किया, डैम्स वगैरह बनाए और फिर उन डैम से पानी इकट्ठा करके उन्होंने फिर एग्रीकल्चर वहाँ पर की। और फिर एग्रीकल्चर में जो मेन कल्टीवेशन होती थी वो राइस होता था।
बड़ा दिमाग लगाते थे भाई, बहुत दिमाग लगाते थे एग्रीकल्चर में। इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब क्या होता है? सिंचाई होता है। क्या होता है? सिंचाई। बड़ा दिमाग लगाते थे। ओके, फिर धीरे 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 एग्रीकल्चर डेवलप होती चली गई। तमिलनाडु के पार्ट में बहुत बड़े लेवल पे जब इरिगेशन का सिस्टम बन गया तो ये डेवलप करते चले गए। 5th और 6th सेंचुरी के आसपास ये बहुत बड़े लेवल पे हो गया था। लार्ज स्केल में कल्टीवेशन वहाँ होने लगा था क्योंकि इरिगेशन के साधन आ गए थे उनके पास में, ठीक है। और फॉरेस्ट जो है अब इस एरिया से काट कर एग्रीकल्चर के लिए तैयार की गई। जहाँ जहाँ रिवर का डेल्टा बनता था वहाँ वहाँ अम्बैकमेंट, डोले, मिट्टी के डोले वाले लगा के, ऐसे मिट्टी की मेड़ वगैरह लगा के, मिट्टी की छोटी बड़ी दीवारें लगाकर उन्होंने फिर क्या किया, वहाँ पर एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। ओके, तो इस तरह से इनका एग्रीकल्चर का वर्क शुरू हुआ। रिवर कावेरी के नज़दीक पूरा चैनल एरिया पूरा बनता था, इस तरह से इन्होंने ये शुरू किया। ओके, अब उसके बाद देखिए अगला पॉइंट हमारा यहाँ बनता है कि इन लोगों ने कैसे एम्बैंकमेंट तैयार किया। देखो अब ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि रिवर कावेरी पर, ठीक है, एक पानी के स्तर को नापने के लिए, पानी के लेवल को नापने के लिए एक मेजरमेंट सिस्टम लगाया गया है। देखो पानी कई बार ओवरफ्लो करता था, कई बार पानी ज़्यादा होता था, कम होता था, तो उस हिसाब से गांव के लोग बाढ़ से बचने के लिए इधर उधर निकल लेते थे। तो देखो 9th सेंचुरी में एक, ठीक है, एक स्लुइस गेट बनाया गया है तमिलनाडु में। एक स्लुइस गेट बना हुआ है, देखो ये रहा, ये स्लुइस गेट बनाया गया है। तो ये जब ओवरफ्लो होता था पानी तो उस चीज़ को ये बता देता था। ओवरफ्लो होता था पानी तो उस चीज़ को ये बता देता था, ताकि जो है जिन एग्रीकल्चर पर, जिन फील्ड पर वो एग्रीकल्चर करना चाहते हैं उसमें वो पानी ठीक से पहुंचा सके और वो नुकसान ना करे फसल को। तो इस तरह से वो क्या बना देते थे, ये स्लुइस गेट बना देते थे। ओके, कभी बाढ़ आएगी या कैनाल में ज़्यादा पानी हो जाए तो उस चीज़ का रोक लगाने के लिए ये सब करते थे, ताकि पानी को पीछे फिर बांध में रोका जा सके, पानी को वहीं के वहीं ठहराया जा सके। मिट्टी विट्टी लगा के, वो शायद मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा आइडिया है वो मेटल्स के बड़े बड़े गेट्स, फ्लड गेट्स लगा देते होंगे, तो उससे वो रुक जाता होगा पानी, तो वो लेवल बनाए रखते थे। ओके, अब देखिए उसके बाद इन मैनी केसेस वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, कई बार वाटर क्रॉप आर्टिफिशियली भी तैयार करते थे। वैरायटी ऑफ मेथड इरिगेशन में यूज़ किए जाते थे। कहीं पर जो है कुएं भी खोदे जाते थे, पानी जहाँ पर नदी का पानी नहीं है वहाँ पर कुएं खोद लेते थे, ठीक है। कई जगह पर तालाब भी बनाए जाते थे। साउथ में तो मोस्टली तालाब भी मिलते थे, नॉर्थ में तो फिर भी कैनाल बनाना आसान होता है क्योंकि यहाँ पर सेडिमेंट्री होती है। यहाँ क्या होती है, सेडिमेंट्री होती है। ओके, तो यहाँ पर तो कैनाल बनाना आसान है, लेकिन साउथ में तो कैनाल बनाना भी आसान नहीं होता, इसलिए वहाँ पर टैंक्स वगैरह बनाते थे और जो है ऐसे टैंक्स बनाते थे जो कि रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते थे, रेन वाटर को इकट्ठा कर सकते थे। ओके, तो इस तरह से इरिगेशन आराम से हो जाता था। ऑर्गेनाइजिंग लेबर, और फिर ये इस काम के लिए लेबर और रिसोर्स ऑर्गेनाइज करते थे, ठीक है। और इस काम को बहुत ही सावधानी से किया जाता था, ठीक है, कि मेंटेन दिस वर्क एंड डिसाइडिंग हाउ वाटर इज बी शेयर, कि पानी जो इकट्ठा किया उसको कैसे शेयर किया जाएगा पूरे गांव भर में या पूरे एरिया में, कैसे उसको शेयर किया जाएगा। रूलर ये सब कुछ डिसाइड करता था, ठीक है। जो लोग जिस गांव में रह रहे हैं तो वो रूलर उनसे भी रिक्वेस्ट होती थी कि भाई वो लोग अच्छे से इस पार्ट में काम करें, मतलब कि वो लोगों के लिए इस तरह के जो है टारगेट्स बनवाएं, इस तरह के जो है इरिगेशन सिस्टम बनवाया जाए, मतलब कि वेल वगैरह, कुएं खोदने में, टैंक्स बनाने में गांव के लोग उनकी मदद करें। तो ये राजा उनको बोलता था, कैनाल बनाने में मदद करें, ठीक है। तो उनको ऐसा बोलते थे। कैनाल वैसे डेल्टा एरिया में बनाई जा सकती थी, तो ये लोग आपस में इन एक्टिविटी में पार्ट करते थे। ओके, अब बात आती है कि इस पूरे चोल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। भाई प्रशासन भी तो कैसे करेंगे, चोल एम्पायर के जो भी राजेंद्र वन है, राजा वन है, ये एम्पायर इनका जो है एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जितना भी गांव बसे होते थे, सेटलमेंट यानी कि जो विलेज बसे होते थे जिनमें पीजेंट्स होते थे, उन छोटे विलेज को पहले वहाँ उस टाइम में उर में बांटा हुआ था। उर जैसे उरैयुर, समझ रहे हो, जैसे उरैयुर हमने पढ़ा था पहले, ये देखो ये नाम जो रखा था इन्होंने उरैयुर। तो छोटे गांव का नाम क्या होता है, उर, और जब वो बड़ा हो जाएगा पूरा तो उसका नया नाम पड़ जाएगा उरैयुर। समझ आ गया। तो उरैयुर, तो
तो ये इसी से बना, उर से। किससे बना? उर से। समझ आ गया? उर, छोटे विलेज को, छोटी यूनिट को, जैसे कई जगह पर तो अलग अलग नाम, अब लोकल नाम बहुत सारे पढ़ने लगे हैं। ढाणी, ढाणी भी नाम होता है कई जगह पर, कहीं पर पाडला भी कहते हैं, कहीं पर जो है नंगली भी कहते हैं, अलग अलग जगह पर अलग नाम हो जाते हैं। ढाणी, पाडला, नंगली, नांगड़, ऐसे बहुत सारे नाम पड़ जाते हैं। तो उस ज़माने में छोटे छोटे गाँव को क्या कहते थे? उर कहते थे, उर। ठीक है। और इरिगेशन जो है फिर इस एरिया में एग्रीकल्चर के लिए की जाती थी, फैलाई जाती थी। ओके। ग्रुप्स ऑफ सच विलेज, जब इन उर का ग्रुप बन जाएगा, उर बहुत सारे हो जाएंगे और क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। उर का ग्रुप बन जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? नाडू। फिर उसको क्या कहेंगे? उसको फिर क्या कहेंगे? उस बड़ी यूनिट को, लार्जर यूनिट को क्या कहा जाएगा? जब नाडू बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा? जब ये ग्रुप उर, मतलब मैनी उर, बहुत सारे मैनी, मतलब कि बहुत सारे उर जब इकट्ठे हो जाएंगे, ग्रुप बन जाएगा, तो उसको फिर अगला टाइटल दिया जाएगा नाडू। जैसे आजकल आप समझते हो तमिलनाडु, इसका एग्जांपल है तमिलनाडु। मतलब ऐसे बहुत सारे तमिल लैंग्वेज बोलने वाले गांव होंगे जिनको बहुत सारे उर कहा गया होगा, फिर वहीं बहुत सारे उर जो है वो कन्वर्ट होकर क्या बन गए? नाडु। मतलब कि बहुत सारी तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग तमिलनाडु बन गए। ठीक है ना? तो तमिलनाडु बन गए। ओके। तो फिर देखिए, नाडु समझ आ गया हमें कि सेवरल, नाडु में बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स होती थी, बहुत सारे फंक्शंस वो करते थे, और जस्टिस का वर्क, टैक्स कलेक्टिंग का वर्क सारा वो लोग खुद करते थे। नाडु में होता था सारा काम जो भी है। मतलब कि छोटे विलेज जब बहुत सारे हो जाएं तो उनकी एक यूनिट बन जाएगी नाडु, तो वहाँ पर सारा काम होता था। यहाँ पर जो रिच पीजेंट होते थे, जो थोड़े अमीर क्वालिटी के जो होते थे, उनको वेलाला कहते थे। वो वेलाला कास्ट के होते थे। ओके। और वो कंट्रोल करते थे नाडु में पूरा, और वो पूरा सुपरविज़न करते थे सेंट्रल चोला गवर्नमेंट को। वो पूरा सुपरविज़न में पूरी मदद करते थे। मतलब जो सेंट्रल में, जो कैपिटल में जो चोला गवर्नमेंट होगी, उनमें ये वेलाला पीपल बहुत मदद करते थे। ये रिच पीजेंट होते थे, जमींदार टाइप के लोग, समझे नहीं आप लोग? जमींदार टाइप के लोग मतलब क्या कहलाते थे? वेलाला। ठीक है, वेलाला कहलाते थे। ओके। और फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो चोला की जो भी स्टेट कैपिटल में होती थी उसकी ये मदद करते, चोल किंग की ये मदद करते थे, रिच लैंडलॉर्ड्स। और ये रिच लैंडलॉर्ड को टाइटल भी मिलता था। देखो ये रहा, मुवांडलेम, वेलन या पीजेंट, जो कि 3 किंग्स को सर्व कर रहा है। मतलब कुछ ऐसा आदमी जो कि बहुत बड़ा एरिया का लैंडलॉर्ड है। 3 किंग्स मतलब कि वो उस किंग्स को, जो जिस एरिया में वो आ रहा है उसको वो सर्व करेगा, उसको वो बहुत सारी चीज़ें जो है गिफ्ट वगैरह ये सब चीज़ें वो उसको भेजेगा। समझ रहे हो आप लोग? तो इस तरह से ये चीज़ें होती है। ओके। फिर उसके बाद देखिए एक और टाइटल, ये तो नंबर 1 टाइटल हो गया। एक और देखो टाइटल ये रहा। ठीक है, अय्यार। क्या ये? अय्यार, अय्यर। ठीक है, अय्यर मतलब चीफ, अय्यर। तो मुवंडविलान और अरैयर यानी कि अय्यर, ये सारे चीफ होते थे जो कि उस समय बनाए जाते थे। ठीक है, ये रेस्पेक्ट के लिए लगाए जाते थे टाइटल ज़्यादा। ठीक है। और इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट में होते थे। तो इस तरह से ये चोल किंगडम के राजा जो है छोटे छोटे उर बनाते, फिर उसके बाद नाडु बनाते, फिर उन नाडु में वेलाला कंट्रोल करते, और वेलाला जो कि रिच लैंडलॉर्ड हो जाते थे उनको अलग अलग टाइटल मंडविलम और अय्यर टाइटल उनको दे दी जाते थे। ओके। अब देखिए आगे, अब अलग अलग टाइप की लैंड्स होती थी उस टाइम में, अलग अलग टाइप की लैंड्स होती थी जो कि जिनसे टैक्स कलेक्ट ज़्यादातर ये लोग करते थे। मतलब कि जैसे अय्यर टैक्स कलेक्ट करेगा जो राजा की मदद कर रहा है। रिच लैंडलॉर्ड मैंने बताया ना कि वो सामंत टाइप के, सामंत टाइप के और जमींदार टाइप के लोग होते थे। वो क्या होते थे? जमींदार टाइप के लोग होते थे। तो वो क्या करते थे? जो अलग अलग ज़मीन से अलग अलग टाइप के टैक्स वो लेते थे। जैसे कि ये कहूँगी, देखो चोला इंस्क्रिप्शन में दिखाया गया, एक जगह चोला जो इंस्क्रिप्शन हमें मिली उसमें दिखाया गया कि अलग अलग कैटेगरी की लैंड होती थी जिन पे टैक्सेशन का सिस्टम भी अलग अलग होता था। जैसे ये लैंड एक ऐसी लैंड थी जो नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स को दी जाती थी, जो ब्राह्मण नहीं है। भाई ब्राह्मण जो हैं उनकी ज़मीनें अलग होंगी, उनको तो लैंड ग्रांट मिली हुई है। ठीक है। तो ऐसी ज़मीन जो ब्राह्मणों की नहीं है, नॉन ब्राह्मण है, उसको कहेंगे वेलांग वेगई। उसको क्या कहेंगे? वेलांग वेगई। तो एक क्वालिटी तो ये हो गई, जहाँ पर टैक्स कलेक्ट करेंगे वो एक क्वालिटी की लैंड ये हो गई। इनका जो परसेंटेज होता है टैक्स का वो भी अलग अलग होता था।
फिर दूसरी टाइप की जो ज़मीन होती थी वो ब्रह्मदया, ये देखिए ब्रह्मदया, दूसरी टाइप की जो ज़मीन होती थी ब्रह्मदया। ब्रह्मदया मतलब ब्राह्मणों को दिया, दान में दिया, ठीक है। तो ये राजा जो कि, याद है ना हमने पढ़ा था, वो राजा डोनेशन करता, लैंड डोनेशन करता था, और वो कॉपर की प्लेट्स पर वो ऑर्डर्स उनको लिख कर दिए जाते थे, राजा की मोहर लगी होती थी। तो ये ब्रह्मदया ज़मीन हो गई। ज़मीनों के टाइप देख रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ लैंड, ठीक है। तीसरी हो गई शैल भोगा। शैल भोगा, अब ये शैल भोगा क्या है, ये स्कूल के लिए दी जाने वाली ज़मीन होती थी, जो राजा अपनी तरफ से सिखाने के लिए समाज में, और जो है कोई गुरुकुल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए वो ज़मीनें देते थे, ठीक है, ओके। फिर एक 4 टाइप की जो ज़मीन होती थी उसका नाम था देवदाना। वो देवदाना टाइप की एक तीसरी ज़मीन भी होती थी जो टेम्पल्स के लिए गिफ्ट दी जाती थी, ठीक है। तो देखो इसका क्या नाम होता था, तिरुनामुटुकन्नी। तिरुनामुटुकन्नी, इस ज़मीन का नाम क्या होता, तिरुनामुटुकन्नी, ठीक है। क्या क्या नाम होते थे, वेलांग वेगई, ब्रह्मदया, शैल भोगा, देवदना, या ठीक है तिरुनामुटुकन्नी, ठीक है, ये ज़मीन हो गई। अब एक और देखो, एक 5 टाइप की ज़मीन, किस किस टाइप की ज़मीन होती थी जहाँ जहाँ से टैक्स कलेक्ट किया करते थे, ठीक है। तो देखो ये पल्ली चंदनम, पल्ली चंदनम नाम की भी ज़मीन होती थी जो जैन इंस्टीट्यूशंस के लिए, जैन धर्म के लोगों को दी जाती थी, क्योंकि उस टाइम में जैन धर्म भी बहुत फ्लोराइश हो गया था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, जैनिज़्म मतलब हिंदू धर्म के अलावा भी और बहुत सारे धर्म बढ़ रहे थे, ओके। तो इस तरह से ये बहुत टाइप की ज़मीनें होती थी जिनसे ये लोग टैक्स कलेक्ट करके अपना राजपाट चलाते थे और पावरफुल बन जाते थे, और जो नए राज्य कवर किए जाते उनमें भी यही सिस्टम वो लगाते थे, ठीक है भाई। समझ आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल आसानी से समझो, ठीक है। आज ये पूरा कर देंगे इस चीज़ को हम। तो देखिए ब्राह्मण जो है, इस ब्राह्मण को जो लैंड्स दी जाती थी वो ब्रह्मदया कहलाती, जैसे हमने पढ़ा भी है, ठीक है। मतलब कि एक लार्ज नंबर में ब्राह्मण जो है सेटलमेंट फिर यहाँ पर करने लग जाते। ब्रह्मदया ज़मीन पर ब्राह्मण ही रहते थे ज़्यादातर, भाई सीधी सी बात है, ब्राह्मणों को मिले तो ब्राह्मण ही रहेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये ज़्यादातर कावेरी वैली में कहलाते थे, और ये कावेरी वैली में और साउथ इंडिया के लगभग लगभग वो साउथ की तरफ ज़्यादा मिलते थे, ओके। अब देखिए एक और है, ईच ब्रह्मदया वाज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली ऑफ सभा। हर एक ब्रह्मदया ज़मीन ब्राह्मणों की सभा संभालती थी। ब्रह्मदया ज़मीन का जो सिस्टम होता था सारा, वो ब्राह्मणों की एक सभा संभालती थी, ओके। और इसमें बड़े बड़े ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स भी हुआ करते थे। उस सभा में क्या होते थे, बड़े बड़े ब्राह्मण लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, और वो असेंबली बहुत बड़े लेवल पे काम किया करती थी। डिसीजन सारे वही लेती थी, भाई किसी को कैसे हैंडल करना है, सब कुछ डिसीजन वो सभा लिया करती थी, ओके, जिसमें ब्राह्मण लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, ओके। अब उसके बाद देखिए एक और बड़ी बात कि ये जो डिसीजन लेते थे ये रिकॉर्ड भी किए जाते थे। सभा के डिसीजन ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन पर रिकॉर्ड कर दिए जाते, लिखवा दिए जाते थे, भाई सभा में क्या डिसीजन हुआ है, ब्राह्मण ब्रह्मदया ज़मीन पर कैसे ब्राह्मण अपना काम करेंगे, वो सब कुछ दिखवा दिया जाता था। और या फिर दीवारों पर, टेम्पल्स की दीवारों पर भी वो लिखवा देते थे, ठीक है। उस ज़माने में ट्रेडर की एसोसिएशन भी बना करती थी। बहुत सारे ट्रेडर अपने ग्रुप बनाकर एक एसोसिएशन बना लेते थे, ग्रुप बना लेते थे, जिसको क्या कहते थे, नगरम। देखो नया शब्द आया, क्या कहेंगे, नगरम। अभी हमने क्या पढ़ा था, सभा, सभा, नगरम, ये सब आएंगे नए नए। जमीनों के नाम वेलांग वेगई, ब्रह्मदया, शैलभोगा, देवदना और पल्ली चंदनम, ऐसे नाम आएंगे। तिरुमटुकन्नी, इस तरह के बहुत सारे नाम आएंगे। ये साउथ के नेम है, मैंने पहले कहा था कि भाई इनके नाम थोड़े चटपटे होते हैं, बोलने का अंदाज उन्हीं को आता है, हमें नहीं आएगा बोलने का अंदाज, वो समझ जाएंगे, ओके। फिर उसके बाद देखिए एक इंस्क्रिप्शन, अब ये बार बार मैं इंस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, भाई पत्थर पर लिखी हुई, खुदाई करके लिखी हुई बातें, छैनी हथौड़ी से इंस्क्रिप्शंस लिखी जाती है, पत्थरों पर खुदाई करके लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये एक और दिखा रहा है ये, ठीक है, उत्तरा मिर्रूर, ठीक है, उत्तरा मिर्रूर, ठीक है, चिंगलीपुट में एक उत्तरा मिर्रूर नाम की डिस्ट्रिक्ट्स में हमें ये मिली है इंस्क्रिप्शंस। दोबारा देखो, उत्तरा मिर्रूर में और चिंगलीपुट में ये जगह जहाँ पर तमिलनाडु में, वहाँ से हमें और भी इंस्क्रिप्शन मिली हमें वहाँ से, जिसमें सभा के बारे में और डिटेल मिली हमें, सभा के बारे में, सभा कैसे होनी चाहिए कैसे नहीं। तो कहते हैं कि सभा की अपनी एक सेपरेट कमेटी होती थी, राजा से उनको ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता था। ये पूरा इरिगेशन वर्क जो गांव का होता था, जो कौन सी ज़मीन पर, ब्रह्मदया ज़मीन पर जो
डिसाइड करना इनको होता था। तो इरिगेशन वर्क के ऊपर पूरा ध्यान रखते थे, गार्डन कहाँ लगेगा, बाग कहाँ लगेंगे, टेम्पल्स कहाँ होंगे, ये सब वो डिसाइड करते थे। ओके, और यही कमेटी डिसाइड करती थी कि डिसाइड ऑन ए स्मॉल टिकट और पाल्म लीफ पर लिखकर वो ऑर्डर आगे पास कर देती थी। सभा का काम बता रहा हूँ मैं आपको कि ब्रह्मदया जमीन पर सभा क्या काम करती थी। कौन से डिस्ट्रिक्ट की बात बता रही है, उर्रैया, ठीक है, उत्तरा मेरूर और चिंगलीपुट में एक इंस्क्रिप्शन मिली हमें जहाँ सभा के बारे में बातें बताई गई है। ओके, कि कैसे इंस्क्रिप्शंस वगैरह जो बनती है। उत्तरा मेयूर और चिंगलीपेट के लोगों ने बहुत सारी जो है ये बनाई है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ इन्होंने बनाई। तो और फिर सभा होती थी। तमिलनाडु के लोग क्या करते थे, सभा बनाते थे, सभा। और सभा क्या होती थी, एक सेपरेट कमेटी भी तैयार करती थी। क्या होती थी, सेपरेट कमेटी भी तैयार होती थी और वहीं डिसाइड करती थी पूरा लुक आफ्टर, मतलब कि इरिगेशन वर्क का पूरा काम वो सभा खुद तैयार करती थी। इरिगेशन वर्क कैसे होगा, कावेरी रिवर से आएगा पानी या कैसे आएगा, कौन से विलेज को प्रोवाइड होगा, वो सब कुछ वो डिसाइड करते थे। ठीक है, सारा इरिगेशन वर्क वो खुद डिसाइड करते थे। ओके, और ठीक है, अब ये जो कमेटी होती थी, ये कमेटी स्मॉल जो टिकट ऑफ पाम लीफ जो होती है, मतलब कि पाम की पत्तियों पर वो बनाकर पूरा और वो देते थे, ठीक है ना। और ठीक है, एंड कीप्ड, मतलब एक लकी ड्रा टाइप में। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि छोटी छोटी पाम की पत्तियों पर कि भाई किसको हेड बनाया जाएगा सभा का, या कौन सभापति बनेगा, तो और इरिगेशन वर्क का ध्यान देगा, वो कौन होगा। तो ये सब क्या होता था, पाम की पत्तियों पर नाम लिख लिख के उस हेड का, और एक जो है अर्दनवेयर पॉट में, मतलब एक तरीका बता रहा है, ठीक है, एक मिट्टी के बर्तन में उन पर्चियों को डाल देते थे, लकी ड्रा टाइप में होता था। और फिर एक छोटा सा यंग बॉय क्या करता था, उसमें से उस टिकट को निकालता था। मतलब कि उस सभा, उस कमेटी का जो हेड बनेगा उसका चुनाव कर रहे थे ये लोग। क्या कर रहे थे, उसका इलेक्शन कर रहे थे, ठीक है। और फिर इस तरह से फिर वो कमेटी जो भी डिसाइड होगा उस टिकट में, जिसका भी नाम लिखा होगा, वो लकी ड्रा के थ्रू फिर वो हेड बन जाता था, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है हमें उत्तरा मेयूर चिंगलीपेट की जो इंस्क्रिप्शन है उनसे ये चीजें हमें देखने को मिली है, जो हमें तमिलनाडु की इंस्क्रिप्शन से मिली है। ओके, तो ये बात समझ आ गया हमें। उसके बाद देखिए, अब यहाँ इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट के बारे में कुछ बातें बताई गई है। भाई ये जो इंस्क्रिप्शंस होती थी, इनमें सभा के लोगों के बारे में क्या डिसाइड किया गया था। तो इसमें दिखाया गया है कि उत्तरा मेरूर की उस सभा के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनकी इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वो लोग सभा के मेंबर हो सकते थे, सिर्फ वो लोग जो इन कंडीशंस को पूरा करते हैं, देखो कहते हैं कि सभा के लोग का अपना घर होना चाहिए, पहली कंडीशन नंबर 1। फिर दूसरी कंडीशन की जो सभा का मेंबर होगा उसकी 30 से 70 एज होनी चाहिए, ये उसका नियम नंबर 2 हो गया, ठीक है। और जो सभा का मेंबर होगा, मतलब उत्तरा मेरूर में जो सभा के मेंबर होते थे, उन सब के बारे में ये कंडीशंस रख रहे हैं। तो उसको नॉलेज ऑफ वेदा होनी चाहिए, वेदास की नॉलेज, वेद पुराण, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो बहुत सारे होते हैं उनकी नॉलेज उसे होनी चाहिए। और उसे वेल वर्स होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, मतलब कि एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उसे अच्छा सा होना चाहिए, और वो ऑनेस्ट भी होना चाहिए, वो ईमानदार भी होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन उसके लिए रखी गई। देखो कंडीशन नंबर 1, उसका खुद का घर होना चाहिए, एज 35 से 70 होनी चाहिए, उसे वेदांत की नॉलेज होनी चाहिए। किसके लिए कह रहा है ये, मेंबर ऑफ सभा के लिए, सभा के मेंबर्स के लिए वो कंडीशन डिसाइड कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन उसको अच्छा आना चाहिए, वो होनेस्ट होना चाहिए, ये सारी कंडीशन जरूरी होती है, ठीक है। ओके, तो ये सब डिसाइड किया गया। इफ एनीवन हैज बीन ए मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन लास्ट 3 ईयर, कि उनमें से अगर लास्ट 3 ईयर से वो कमेटी का मेंबर रहा है, ही कैन नॉट बिकेम द मेंबर ऑफ अनदर कमेटी, तब वो किसी और कमेटी का मेंबर नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। मतलब कि कमेटी के रूल होते थे अपने, उन सब के सभा के रूल होते थे कि भाई एक सभा का मेंबर अगर कोई है तो दूसरी सभा के अंदर नहीं एडजस्ट हो पाएगा। ओके, एनीवन who has not submitted his account, और ठीक है, अगर कोई आदमी अपने अकाउंट्स के बारे में या फिर अपने बारे में नहीं बताता है, as well as
their relatives and cannot be contest the election। तो अगर बाद में पता लगता है कि भाई वो कहीं और का भी जो उसको सभापति बनाया गया या कहीं और भी वो वर्क कर रहा है, तो फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ पाता था। तो रूल्स बहुत टफ होते थे, सभा के मेंबर होना आसान नहीं होता था। साउथ में जो सभाएं होती थी उनका मेंबर बनना आसान नहीं होता था। तो एक चीज और, जब इंस्क्रिप्शंस जो हमें बताती है किंग्स और पावरफुल मैंस के बारे में, तो उसमें ठीक है, जैसे एक यहाँ एक और एक्सपर्ट दिखाया गया, एक एक्सपर्ट दिखाया गया है पेरियानपुरम। ठीक है, ये है पेरियानपुरम जो 12th सेंचुरी में तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है। एक बुक है, ये क्या नाम है इसका, ये एक बुक है, ओके, और ये एक बुक है, और ये कहाँ, क्या नाम है इसका, पेरियापुरनम, ठीक है, जो 12th सेंचुरी में लिखी गई थी। याद रखना, एनटीएससी के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जा रहा है यहाँ पे, ओके। तो इस हिसाब से तमिल लैंग्वेज में लिखी हुई ये बुक जो मैन एंड वुमेन्स की लाइफ के बारे में बताती है, उसमें क्या लिखा गया था, ठीक है, ऑन द आउटस्किट यानी कि गांव के बाहर, ठीक है, अदनूर मतलब विलेज का नाम ले रहा है, ओके। स्मॉल हैमलेट ऑफ पुलियाज के लोग वहां रहते हैं। हैमलेट का मतलब है ग्रुप, एक एरिया जहां पर पुलियाज, जो ये मान लीजिए पुलियाज कम्युनिटी के लोग रहते हैं, डायनेस्टीज मान लीजिए उनको, ठीक है। तो वो जो कि एक सोशल ग्रुप के लिए नाम लिया गया है, वो आउटकास्ट है, ठीक है, ब्राह्मण एंड वेल्याज। तो उनको ब्राह्मण और वेलालर्स जो वहां चीफ हेड होते थे, ब्राह्मण होते थे, उनको बाहर रखा गया है। ये लोग अपनी छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, अंडर ओल्ड थैच्ड, जो कि पुरानी हो चुकी है, पुरानी छप्परनुमा है वो, ठीक है। इनहेबिटेड एग्रीरियन लेबर इंगेज इन मैनुअल ऑक्यूपेशन, कि वो बहुत समय पहले से ही लेबर के रूप में काम करते रहे हैं, और जो है मैनुअल ऑक्यूपेशन के रूप में वो रहे हैं, ठीक है। फिर ये और बता रहा हूं, इस इंस्क्रिप्शन से हमें और पता लगा, कौन सी इंस्क्रिप्शन है, पेरियानपुरम, ठीक है। उस इंस्क्रिप्शन से हमें और भी पता लगा कि ये लोग जो उनकी हट्स हैं, ये लेदर की स्ट्रिप से वो कवर की जाती थी, ठीक है। लिटिल चिकन मूड अबाउट इन ग्रुप, कि वहां पर जो छोटे छोटे मुर्गियों के बच्चे वहां नजर आएंगे। डार्क चिल्ड्रन, काले बच्चे, इनके आसपास का सराउंडिंग एरिया बता रहे हैं कि भाई ये लोग किस टाइप के दशा में, किस टाइप के अकॉर्डिंग ही रहते थे, ठीक है ना। तो उनके एरिया की क्या बता रहा है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट बता रहा है इस प्रशस्ति में, कि अदनूर में जो छोटा सा एक गांव है, पुलियाज लोगों का पूरा एरिया है वो, और इनको ब्राह्मण और वेलालाज ने, जो हायर कास्ट के लोग थे, उन्होंने उसको बाहर निकाला है, गांव से बाहर रखा उनको। और ये लोग छोटी छोटी जो पुरानी झोपड़ियों में रहते हैं, और ये मैनुअल ऑक्यूपेशन करते हैं, मतलब ज़्यादा गरीब लोग हैं। और इनके बच्चे भी बताए जो काले काले से, मतलब थोड़े से डार्क कलर के बच्चे हैं, ठीक है। और ठीक है, हुआर ब्रेसलेट, उनके हाथों में ब्लैक आयरन का एक ब्रेसलेट भी उन्होंने कड़ा टाइप में उन्होंने पहना हुआ है, ठीक है। प्रांसिंग अबाउट कैरिंग लिटिल पपीज, तो उनके पास छोटे छोटे जो डॉग्स होते हैं उनके बच्चे भी वहां पर हैं, ठीक है। इन द शेड ऑफ मुरुदु, अर्जुन का ट्री को अमरुदु कहते हैं। ये उस अर्जुन के पेड़ के नीचे वो खेल रहे हैं। ए फीमेल लेबर पुट हिज बेबी टू स्लीप, एक फीमेल फीमेल मजदूर है, वो अपने बच्चे को वहां सुलाने की कोशिश कर रही है। ए सीट ऑफ लेदर, कि लेदर की सीट पर वो अपने बच्चे को सुलाए हुए है और वो उसको ट्रीट कर रही है, ठीक है। देर आर मैंगो ट्री, यहाँ पर बहुत सारे आम के बाग हैं। हुज ब्रांचेस ड्रम हैंगिंग, ठीक है, अंडर द कोकोनट पाम, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे जो है मैंगो के ब्रांचेस जो हैं उन पे मैंगो लटके हुए नीचे झूले हुए हैं, और वो बड़े सुंदर से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पूरे गांव का वर्णन कर रहा है उसमें, है कि नहीं, ओके। उसके बाद देखिए, लिटिल होलो इन द ग्राउंड, छोटे छोटे गड्ढे हैं। टीनी हेडेड बिच ले, ठीक है, बिच इज ले आफ्टर वेल्पिंग, ठीक है, कि यहाँ पर छोटे छोटे जो है खड्डे भी दिखाए गए हैं। रेड क्रेस्टेड कॉक, जो मुर्गे होते हैं जिनके सिर पर लाल रंग की पूंछ, लाल रंग की जो है जो हेड पे लगी होती है, तो वो यहाँ नजर आ रहे हैं। क्राउडेड बिफोर डाउन द कॉलिंग फॉर ब्राउनी, पुलियार जो है, ब्राउनी मतलब कि जो वहाँ लोग जो रह रहे हैं, पुलियार कम्युनिटी के लोग हैं वो रह रहे हैं। तो उन सब के बारे में वो पूरा दिखाया कि डे टू डे वर्क वो कैसे करते हैं। कांजी ट्री के नीचे बैठकर वो किस तरह से अपना
पूरा पुलियार वुमेन गाने गाती हैं वहाँ पे, हस्किंग पैडीज, और वो फिर वहाँ पर पैडीज यानी कि चावल के धान को बटोर रही है। तो इस तरह से इस पूरी इंस्क्रिप्शन में अदनूर स्मॉल डिस्ट्रिक्ट के बारे में उस सोसाइटी की कंडीशन दिखाई गई है, ठीक है ना, कि किस तरह से आसपास मैंगो के बाग हैं, किस तरह से वहाँ पर अर्जुन के ट्री हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, वहाँ औरतें हैं जो गाना जो है उनके लोकल लैंग्वेज में जो भी वो गा रही हैं, किस तरह से वो जो पुड़ी यानी कि जो हस्किंग मतलब जो धान है उसको वो काट रही है वहाँ पे। तो इस तरह से पूरा ये दिखाया गया है इसमें। ओके, ये पूरा डिस्क्राइब किया गया ब्राह्मणों के हेलमेट के बारे में पूरा दिखाया गया है। ओके, अब देखिए ये लास्ट पेज पे जो दिखाया गया है चाइना की डायनेस्टी के बारे में, चाइना अंडर द तंग डायनेस्टी, मतलब अब इंडिया के अलावा भी वो कहीं और उसी टाइम के आसपास, उसी टाइम देखो ये उसी टाइम के आसपास की बात बता रहा है, 7th to 10th सेंचुरी। देखो ये रहा, मतलब उसी टाइम में 7th से लेकर और 10th सेंचुरी तक की बातें ये बता रहा है कि हमारे यहाँ पर तो ये हो रहा था, उधर चाइना के अंदर कौन सी डायनेस्टी हुआ करती थी, तंग डायनेस्टी, ठीक है। तो चाइना कहते हैं कि चाइना हमारे जो ऊपर नेबर कंट्री है, एन एम्पायर वाज एस्टेब्लिश अंडर द तंग डायनेस्टी, कि ये चाइना का एम्पायर तंग डायनेस्टी के रूलर्स ने बसाया, ठीक है। ये रिमेन इन पावर, ये तंग डायनेस्टी के लोग लगभग 3 साल तक पावर में रहे, 7 से लेकर 300 साल तक, 300 साल तक ये पावर में रहे, 7 से लेकर 10th सेंचुरी के बीच में ये वहां पावर में रहे, ठीक है। इनकी कैपिटल जियांग, ठीक है, उनकी कैपिटल का नाम क्या है, जियांग वाज द लार्जेस्ट सिटी, सबसे बड़ा शहर हुआ करती थी। ओके, और अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, कैपिटल, इसके अलावा जो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड से भी लोग आते थे, जैसे विजिटेड बाय तुर्क बहुत सारे लोग यहाँ पर टर्की कंट्री से आए हैं, ईरानियन बहुत आए, इंडियंस बहुत रहे यहाँ पे गए हैं, जापानीज बहुत आए, कोरियन बहुत आए यहाँ पर, चाइना के आसपास के एरिया के आसपास बसे भी और चाइना के अंदर भी रहे हैं, ठीक है। तो तंग डायनेस्टी के आसपास उस समय का ये 7 और 10th सेंचुरी के बारे में बताया गया है। तंग एम्पायर के बारे में और भी बताया गया कि यहाँ ब्यूरोक्रेसी रिक्रूटमेंट होती थी थ्रू एग्जामिनेशन, मतलब कि ये लोग एग्जामिनेशन करवाते थे और जो इंटेलिजेंट होता था उसके थ्रू उसको जो है गवर्नमेंट में लाते थे। मतलब कि मैं आपको एक बता दूं कि सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले चाइना में ही शुरू हुए थे। सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन सबसे पहले चाइना में ही शुरू हुए थे और उसके बाद वो अपने जो भी रिक्रूटमेंट करते थे वो लगभग, ठीक है, इस तरह से ही होती थी। ओके, फिर देखिए, विच वाज ओपन टू ऑल हु विश टू अपीयर फॉर इट, जो सभी के लिए ओपन टू ऑल होती थी और जो है जो इसमें आना चाहे वो एग्जाम देते थे और जो है उसकी गवर्नमेंट में पार्ट करते थे। ओके, दिस सिस्टम ऑफ सेलेक्टिंग ऑफिशियल रिमेन इन प्लेस, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है आज भी वहां पर है, ठीक है, कुछ चेंज हुए हैं 1911 में, लेकिन फिर भी ये सिस्टम वहां लगा हुआ है। तो इस पूरे लेसन में हमने देखा कि किस तरह से चीजें हमारी हो रही थी, किस तरह से हम लोग समझ रहे थे लेसन के बारे में, न्यू किंग्स एंड किंगडम। अब इसके बाद दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगी, दिल्ली सल्तनत का रूल शुरू हो जाएगा और इस एरिया में किस तरह से ये लोग रूल करेंगे। और जो है 7th और 12th सेंचुरी के बाद में, ये मान लीजिए 12th सेंचुरी के लास्ट में ही जो है बहुत सारे अटैकर्स, जैसे मैं ये कहूँ कि जिसका नाम बहुत फेमस रहा 1191 में मोहम्मद गौरी जो पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई करता है, उसके बाद उसका कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ रुक जाएगा और उसके बाद में यहाँ स्लेव डायनेस्टी शुरू हो जाएगी, जो हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लेसन बहुत समझ में आएगा, अच्छे से आएगा, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अपनी बुक के अंदर अच्छे से देखिए, जो मैंने समझाया उसको एक बार मैच कीजिए, पेंसिल से मार्क कर लीजिए, जो आपको मेन पॉइंट्स लगे उनको अच्छे से समझिए। ओके, थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ